रात का अंधेरा था, हाथ को हाथ सजाई ना देता था, मगर मैं किसी ना किसी तरह अडियाला पहुंच गया। जेलरों की आंख में धूल झोंकना तो मुझे आता है। मैंने उन्हें बातों में लगाकर ऐसा उलझाया कि उन्होंने मुझसे तारुज ना किया। मैं पूछता पुछाता खान की बैरक में जा पहुंचा। वार्ड के दरवाजे को जोर से खटखटाया तो सोया हुआ खान हड़बड़ा कर उठ बैठा। दरवाजे के करीब आकर मुझे देखा, पहचानने की कोशिश की और फिर कहा, सुहेल तुम भी जेल पहुंच गए, तुम्हें भी बंद कर दिया। ये थोड़ा सा सच भी बर्दाश्त नहीं करते, अब सहाफियों को भी जेल भेजना शुरू कर दिया है। मैं इस अचानक हमले से घबरा गया, मगर खान के 2-3 फिक्रों के बाद मैंने कहा, मैं जेल में बंद नहीं हुआ, आपसे खुफिया मुलाकात के लिए आया हूँ। जेलरों से झूठ सच बोलकर आपके पास आ पहुंचा हूँ ताकि आपसे मुल्क में जारी बहरान के बारे में बात कर सकूं। बराह रास्त गुफ्तगू से कई लायनहल मसाइल भी मिनटों में हल हो सकते हैं। खान ने थोड़ा देखो, 24 नवंबर को उन्हें पूरा मुल्क बंद करना पड़ा। ये मुझसे खौफजदा है, मैं जो चाहता था वो हो गया। तहरीक इंसाफ जब चाहे पूरा मुल्क बंद कर सकती है। मुल्क में और कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है जो ये काम कर सके। मैं चुप रहा। खान ने कहा, तुम्हें याद है जब हम इकट्ठे मियांवाली गए थे और कालाबाग डैम की साइट का दौरा किया था। फिर कहा कि वो ट्रक अड्डे का खाना भी याद है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी मुझे याद है। इसी इंटरव्यू में आपने पहली बार जमाइमा खान से इख्तलाफात का इंकशाफ किया था। खान ने सर्द आ भरी, शायद इसे अपनी पहली बीवी और बच्चे याद आ रहे हों। जेल की तन्हाई में अक्सर वो कुछ याद आता है जो आप अक्सर छुपाए रखते हैं। मैं सलाखों के बाहर खड़ा था, दूर से कहीं मलंगी हल्की रोशनी नजर आ रही थी। खान की सेहत ठीक ठाक थी, शेव बनी हुई थी। इसने बताया कि अभी इसने सख्त वर्जिश की है, इसलिए गहरी नींद ले रहा था। फिर बताया कि तहरीक जोरों पर है, काफिले रवाना हो चुके हैं। ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक मेरी और तमाम कैदियों की रिहाई नहीं होती। फिर मुझसे पूछा, खैर तुम बताओ यहाँ कैसे आए हो। मैंने गर्ज किया कि खान साहब आप काफी अंधेरे में रखे जा रहे हैं, आपको गलत इतलात मिल रही हैं। मैं आपको इलेक्शन से पहले कहता रहा कि आपको मकबूलियत तो हासिल है, कबूलियत हासिल नहीं। मेरा मजाक उड़ाया गया, मगर तल हकीकत यही थी। आज मैं आपसे दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी मकबूलियत तो बरकरार है, मगर आपकी अपने चाहने वालों पे गिरफ्त नहीं है। पंजाब आपकी हामियों से भरा पड़ा है। लाहौर में तहरीक इंसाफ का गलला है, मगर कोई एक जुलूस, एक बड़ा जुत्ता या कोई मुतशिल शख्स बाहर नहीं निकला जिससे पता चल रहा है कि आपके पास ऐसा हुजूम है जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। आपके पास ना ताजीम है ना डिसिप्लिन है। एहतजाजी तहरीक इसके बगैर नहीं चलती। पूरे पंजाब में सिर्फ मियांवाली से हथियार बंद सरफरोश निकले हैं और हिफाजती नाकों को तोड़ते हुए इस्लामाबाद के करीब पहुंचे। हजारों का जुलूस सिर्फ पख्तूनख्वा से ही आ रहा है, बाकी सवाए अटक और मियांवाली के पंजाब में मुकम्मल सकूत है। इसे खौफ, दबदबा और आमराना हटकंडे कहना दुरुस्त होगा, मगर ये भी जरूर कहा जाएगा कि खौफ के बावजूद लगन और जज्बे की कमी है। शेदाई तो बहुत हैं सोशल मीडिया पर, मगर ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के नहीं। ये महफूज इनिंग्स खेलते हैं, चौका छक्का मारने का हौसला नहीं कर पाते, बस टिक टिक करके खेलना चाहते हैं। खान साहब ने मेरे सिर रवा को रुकने का इशारा देते हुए कहा, मुझे आपकी बातों का यकीन नहीं, आप भी लिफाफी हो गए हैं। हर किसी को मेरी फतह का इल्म है, मैं जीत गया हूँ। हुकूमत और मुक्तदरा अपने इक़दामात की वजह से हार गई है, मेरी इखलाकी फतह हुई है। मैंने कहा, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। उन्होंने इशारा किया, हाँ, तो मैं बोला, इखलाकी फतह तो हम मसालियत पसंदों के बाग की मूली हैं, आप तो अमलियत पसंद है। आपको मादी फतह ना मिली तो इसे शिकस्त मानना पड़ेगा। ये तो हम हमेशा से हारे हुए लोगों का नजरिया है कि हम मलामती हमेशा हार कर भी जीतते हैं, हमारी हर शिकस्त में फतह होती है। आप सूफी जरूर होंगे, मगर आप तो मादी फतह वाले सियासतदान भी हैं। खान ने कहा, देखो सुहेल, हद हो गई है। 2024 में धांधली की इंतहा हो गई। अदालतों को तरमीम के जरिए इंसाफ देने से रोक दिया गया, फौज जानिबदार हो चुकी है। हुकूमत में बैठे सियासतदान बेगैरत हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। जाली मंडेट पर हुकूमत करते हुए मैंने एक कदम पीछे हटकर हाथ बांध लिए। इमरान एक लम्हे के लिए शिशदर हुए, फिर मुस्कुरा कर बोले, क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, आप जो कह रहे हैं 2018 में यही बात आपके मुखालिफ कहते थे। वो कहते थे कि आप सिलेक्टेड वजीर आजम हैं, वो कहते थे फौज ने आपको जितवाया है, अदालतों ने नून खिलाफ फैसले दिए
تھے اور اس وقت فوج آپ کے ساتھ ایک صفحے پر ہوتی تھی اور آپ اس کا فخریہ اعتراف بھی کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو گئی ہو، مگر فرق تھوڑا بہت ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو درد زیادہ ہو رہا ہے۔ ناراض ہوتے ہوئے خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو حد ہو گئی، عورتوں تک کو بند کر دیا گیا ہے، گھر توڑ دیے گئے، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا۔ میں نے پھر دس بستہ عرض کی کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد کمیونسٹوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہ روا رکھے گئے۔ 80 کی دہائی میں اکثر کمیونسٹ سزاؤں اور مشکلات، جاسوسی اور ظلم و ستم کے باعث آدھے پاگل اور اب نارمل ہو چکے تھے۔ جو چند بچ گئے تھے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑے عرصے کے لیے جماعت اسلامی کی باری آئی اور اگلے 15-20 سال پیپلز پارٹی کروڑوں جیلوں اور پھانسیوں کو بھگتتی رہی۔ یہاں تو یہ سلسلہ شروع سے ہی چل رہا ہے۔ یہاں کبھی کوئی مظلوم ہوتا ہے تو کبھی وہی ظالم بن جاتا ہے۔ خان کو نہ میرے تجربے سے اتفاق تھا اور نہ اسے میری باتیں پسند آ رہی تھی، مگر اس نے یہ خیال کرتے ہوئے میں اتنی دور سے پتہ نہیں کیسے جیل اس کی سیل تک پہنچ چکا ہوں، مجھے ٹالنے کی خاطر سوال کیا تھا، اچھا پھر بتاؤ کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے ترنت جواب دیا، لچک دکھاتے ہوئے مصالحت کی طرف پیش قدمی۔ خان نے کہا کہ یہ ہر بار مجھے دھوکہ دیتے ہیں، پچھلے دروازے سے مذاکرات شروع کرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکلوا کر وعدے پورے نہیں کرتے۔ ان سے اب بات نہیں کرنی، اب معاملہ سڑکوں پر ہی طے ہوگا۔ میں نے لجاجت سے عرض کیا کہ نہیں، آپ سب سے مقبول ہیں، راستہ نکلنا چاہیے۔ خان نے فوراً پوچھا، راستہ ہے کیا؟ میں نے کہا وہی راستہ جو نون اور پیپلز نے 2018 میں اختیار کیا، وہی آپ اختیار کریں۔ جیسے انہوں نے دھاندلی کی باوجود سسٹم کو مان لیا، آپ بھی مان لیں۔ جس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ مقتدرہ سے پینگیں بڑھائیں، آپ بھی بڑھائیں۔ قومی حکومت میں شامل ہو کر آئندہ انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنوا لیں، یہی آپ کی فتح ہوگی۔ حکومت روز بروز غیر مقبول ہوگی، آپ اسمبلی میں بیٹھ کر اس پر تنقید کریں، ہڑتالیں، دھرنے اور لانگ مارچ چھوڑیں، اسمبلی کی سیاست کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں، آئندہ حکومت کے لیے تیاری کریں، پہلے سے ماہرین کو بلا کر حکومت عملی طے کریں، نئے دور نئی سیاست کا آغاز کریں۔ خان نے حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھا، ایک رنگ غصے کا تھا اور ایک رنگ حیرت کا۔ پھر کہا، قومی حکومت پر بات ہو سکتی ہے؟ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خان سے وفور جذبات میں ہاتھ ملانا چاہا تو اچانک اپنی گردن پر ایک اجنبی ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی اور پھر زور سے میری کمر پر ڈنڈے کا وار ہوا۔ میں شدت تکلیف سے دوہرا ہو گیا، تکلیف میں گرفتار، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وار کس کا ہے۔ اچانک میں درد سے کراہتا ہوا اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔